today's our section is intubation. You know that this subject is related only with the ICU and ICU emergencies. So we now today start how to intubate the patient. First of all, what do you know about the intubation? Everyone? Yes, sir. Yes. The process of inserting tube into lungs to supply oxygen. Excellent. ये एक तरीका होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत ऐसे पेशेंट जो मसनूई तरह से ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उनको, यानी कि आम तरह से उनके लंग्स फेल हो जाते हैं, फिजिकली वो फंक्शन करना छोड़ देते हैं, तो उनमें एक ट्यूब डालते हैं हम, जिस ट्यूब को कहते हैं एंडोट्रेकियल ट्यूब। ये ट्यूब डालने का एक प्रोसीजर होता है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। उतनी तरह से जब लंग आपके फेल हो जाते हैं या कोई ऐसी डिजीज आ जाती है या कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जिसकी वजह से नॉर्मली तौर पे आप सांस नहीं ले सकते, जितनी ऑक्सीजन लेवल आपको रिक्वायर होती है वो आपको नहीं मिल सकती, इसलिए आप एक प्रोसीजर करते हो जिसकी वजह से आप बॉडी में ट्यूब डालते हो। उस ट्यूब को क्या कहते हैं? एंडोट्रेकियल ट्यूब। अब जो ईटीटी ट्यूब है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, वो कैसे डालते हैं और कौन कौन से इक्विपमेंट आपको दरकार होते हैं ये ट्यूब डालने के लिए, वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एक पेशेंट, फॉर सपोज आपके पास पेशेंट है जो एडल्ट है, उसकी एज है तकरीबन 30 ईयर मेल पेशेंट है। अगर आपको ईटीटी उनसे पास करनी है तो सबसे पहले आप ईटीटी कौन सी सिलेक्ट करोगे? 7.5, ठीक है। तो 7.5 ये ईटीटी की मेजरमेंट होती है। तो सबसे पहले आप इक्विपमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले ईटीटी ट्यूब, सेवन 7.5 का। उसके बाद जो चीज़ आपको दरकार होगी वो एक इक्विपमेंट है जो आप पूरी तरह से जानते हैं, उसको कहते हैं लेरेंजोस्कोप। उसके बाद आपको कौन सी चीज़ चाहिए? वो आपको स्टरलाइजेशन के लिए आपको सर्जिकल स्टेराइल ग्लव चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए एक टेप चाहिए, आपको बैंडेज चाहिए होता है जिसकी वजह से आप वो ट्यूब फिक्स कर सके बॉडी में जो आप डालते हो। उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको चाहिए स्टेथोस्कोप फॉर द पर्पज ऑफ ऑस्कल्टेशन। अब हम ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो आपको एनी हाउ दरकार होती है एक ट्यूब पास करने में। तो सबसे पहले आप जब ट्यूब पास करते हो, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ होना लाजमी होती है, वो क्या होती है? वो वेंटिलेटर होता है, ठीक है। आप ट्यूब पास ही इस तरह से इसीलिए करते हो कि आप उस पेशेंट को ट्यूब पास करके एक मशीन पे रखें, जिस मशीन का नाम होता है वेंटिलेटर। सबसे पहले क्या करेंगे कि जब ट्यूब पास करना होता है तो आपको दो नस की जरूरत पड़ती है। एक नस क्या करता है? कलेक्ट द इक्विपमेंट करता है, दूसरा स्टाफ जो होता है वो कैलिब्रेशन ऑफ वेंटिलेटर करता है। जैसे कि कैलिब्रेशन क्या होती है? जैसे कि आपकी जो मोबाइल होती है ज़्यादा यूज़ होती है तो वो स्लो हो जाती है, तो आप रिस्टोर करते हैं। इसी तरह से जो वेंटिलेटर्स होते हैं हॉस्पिटल में, वो पेशेंट पे लगे होते हैं तो वो यूज़ होते रहते हैं, तो उनको फंक्शन थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो जब भी एक नए पेशेंट को वेंटिलेटर लगेगा तो सबसे पहले क्या करना होता है? उस वेंटिलेटर को कैलिब्रेट करना होता है। तो वो स्टाफ कैलिब्रेट करेगा और दूसरा जो स्टाफ होगा कलेक्टमेंट करेगा, उसमें से वो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके उसके साथ एक और चीज़ कलेक्ट करेगा। वो कौन सी होती है? आपको पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया है, एम्बो बैग विद रिजर्वायर।
अब हम प्रोसीजर स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप पेशेंट को सुइटेबल पोजीशन देंगे। पेशेंट को सुइटेबल पोजीशन ईटीटी पास करने के लिए कौन सी होती है? हेड एलिवेट करना पड़ता है, यानी कि जो पेशेंट का जो पिल्लो होता है, पिल्लो थोड़ा उससे हटा के बेड की साइड नीचे करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि उसका एयर वे आपको नजर आए, एयर वे आसानी से ओपन हो जाए। एयर वे क्लियर करके आपने जो सबसे पहले जो इंस्ट्रूमेंट लिया था लेनेजोस्कोप, अब ये सारी चीजें करने के लिए एक आपको मैं चीज क्लियर करता जाऊं, आप इसमें आपका रोल होगा एज ए नर्स असिस्टेंट। ये सारा काम जो है ये होता है एनेस्थीसिया सर्जन का, ठीक है। कभी कभी जब इमरजेंसी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है, तो हमारे जो नर्सेज होते हैं माशाल्लाह ट्रेंड होते हैं, तो कभी कभार वो भी प्रोसीजर कर देते हैं, क्योंकि अगर कंसल्टेंट नहीं है पेशेंट की जान तो बचानी है। इसीलिए क्या करते हैं कि नर्स भी ये प्रोसीजर कर सकता है आराम से अगर ट्रेंड हो तो। इसीलिए ये जो बड़े बड़े यूनिट हैं जैसे कि आगा खान हो गया, यहाँ ऐसे जहाँ पे ट्रेंड स्टाफ होते हैं 10-10 साल का एक्सपीरियंस, तो वो खुद भी ये प्रोसीजर करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को पोजीशन दी, उसके बाद आपने लेरेंजोस्कोप के साथ, लेरेंजोस्कोप क्या होता है? एक वाला होता है जिसके टिप पे साइड पे विंग के नीचे लाइट एक रोशनी लगी होती है, एक बल्ब लगा होता है। वो क्या करता है, लाइटिंग की वजह से आपको क्लियरली शो हो जाता है कि ट्रेकिया कौन सा है और आपका इसोफेगस कौन सा है। तो आप जब फाइंड आउट करोगे लाइट के जरिए कि आपको नजर आ जाएगा कि ट्रेकिया है, आप क्या करोगे, वो ट्यूब सीधा आपके हाथ में होगा, जो आपका असिस्टेंट आपके हाथ में देगा वो पास कर दोगे, ठीक है। ट्यूब पास करके आप क्या करोगे, उस पेशेंट को स्विच दे के आप ट्यूब फिक्स करोगे। फिक्सेशन के लिए आपने जो गाज रखा है, पेपर टेप रखी थी, यहाँ आपके पास कॉटन बैंडेज है, यहाँ कभी कभी बल्कि उमूमन आज के दौर में स्पेशल एक के ड्रेसिंग आ रही है ईटीटी फिक्सेशन के लिए, वो अप्लाई करके आपने टाई करके उसके बैग के साथ उसको बांध लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपको मैंने पढ़ाया था जो ईटीटी ट्यूब होता है, यहाँ पे कि उसके साथ एक सिंपल सी लाइन होती है, ओपनिंग होती है, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ईटीटी होता है वहां पे थोड़ा उसको फ्रीली प्लास्टिक टाइप का होता है। वो क्यों होता है, किस लिए होता है? क्योंकि आप इसमें एयर फिल करते हो कि ये इन्फ्लेक्ट हो जाता है क्योंकि ये ट्रेकिया में जाके अटके फंस जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप खींचते हो बाहर के ईटीटी बाहर आ जाता है। जब यहाँ पे आप इससे तकरीबन कितनी एयर फिल करते हो, आपकी जो 5 ml की सिरिंज होती है उसमें से आप फुली उसको इवॉल्व करके और 5 ml सिरिंज की जो जितनी भी एयर है वो पुश करोगे, तो ये जो इसकी प्लास्टिक विंग है ये इन्फ्लेक्ट हो जाएगी, ये फूल जाएंगी, तो ये आपका इधर ट्रेकिया की स्टार्टिंग में ये फूल जाएगा तो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे जो जहाँ पे आपका नोज है यहाँ पे इधर फिक्सेशन करनी है आपकी, जो आपने ड्रेसिंग ऑलरेडी रखी हुई है। ये होता है प्रोसीजर। उसके बाद क्या करना है, आपने पेशेंट को डायरेक्टली जो ट्यूब की वजह से आपने ऑलरेडी कैलिब्रेट किया हुआ है वेंटिलेटर, आपने उसमें अटैच करना है, वेंटिलेटर पे पेशेंट को रख देना है। वेंटिलेटर सेट के साथ आपने वो जो अपना वेंटिलेटर सेट लगाया हुआ होता है जिसमें आपका वेंटिलेटर सेट लगा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर ये जो ट्यूब है उसकी और जो अपना सेट है उसमें उनकी जो होती है कभी कभी मैच नहीं करती, तो आप एक एल्बो जैसे कि लगाते हैं ना, वो एक रॉड टाइप होती है, वो एग्जैक्टली इतनी होती है जितनी ट्यूब की साइज होती है, वो सेट पे लगा के उसमें अटैच कर देते हो कि आपका वो फिक्सेशन का अमल सही हो जाता है। उसके बाद होती है कि जो आपने वेंटिलेटर मशीन इधर रखी हुई है उसकी होती है सेटिंग के पेशेंट को कितनी ऑक्सीजन की नीड है, कार्बन पीसीओ2 कितनी रखनी है,
CO2 कितनी रखनी है, FiO2 कितनी रखनी है और उसका टाइटल वॉल्यूम कितना रखना है, वो आपने सेटिंग करनी है। उसके बाद सेटिंग के बाद आपका पेशेंट सिक्योर हो जाता है। सिक्योर होने के बाद वेंटिलेटर पे रखने के बाद एक दो प्रोसीजर होते हैं, वो एनी हाउ आपने करने होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाए हुए हैं। कौन से? सबसे पहले आपने ब्लड गैसेस करनी है ETT पास करने से पहले, और फौरन जब ETT पास हो गया उसके बाद आपने ब्लड गैसेस एनालाइज करनी है, क्योंकि आपको पता चले कि पहले ब्लड गैसेस एनालिसिस कितनी थी, डिसेचुरेट कितना कर रहा था पेशेंट। अब जब आपने ट्यूब डाल के मशीन पे रख दिया है तो मशीन जब उसको वेंटिलेट कर रही है तो रिजल्ट में क्या आ रहा है, ब्लड गैसेस एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा, फुली अवेयर हो जाओगे कि पेशेंट जो है, जो कंडीशन पहले थी ट्यूब के पहले, वेंटिलेशन के पहले, वो बड़ा बेहतर हुई है कि नहीं हुई। अगर बेहतर हुई है तो समझो कि आपका जो पेशेंट है वो सेव जा रहा है, मतलब सही रूट पे जा रहा है, आपका जो प्रोसीजर है वो कामयाब है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपके साथ कंसल्टेंट तो खड़ा ही खड़ा होता है। वो क्या करता है, या तो उस पेशेंट के हिसाब से वेंटिलेटर का मोड चेंज करता है, या वेंटिलेटर की जो सेटिंग है, FiO2 है, CO2 है और PCO2 है, वो उनमें आगे पीछे करता है, तो पेशेंट वो सिक्योर हो जाता है। ये कुछ था ETT पास करने का तरीका। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।